हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 3 जो कि हम पढ़ रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके एग्ज़ाम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं। तो ये हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले थे यूनिट वाइज। तो इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट और सेकेंड की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यूनिट फर्स्ट में आपके 2 लेक्चर्स हैं और यूनिट सेकेंड में एक ही लेक्चर है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। इस लेक्चर या किसी और भी लेक्चर के नोट्स या पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, उसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस सीरीज़ में हम इंग्लिश के सारे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ आपको। यूनिट वाइज इंग्लिश हमने कंप्लीट की थी जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पे क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अब हम यूनिट वाइज पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री यूनिट वाइज। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है आपका सोवर्जिनिटी, प्लूरलिज्म, मोनिज्म। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ की डेफिनेशन, सोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन। फिर हम पढ़ेंगे पनिशमेंट की थ्योरीज और पनिशमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है सोवर्जिनिटी, जिसको बोलते हैं संप्रभुता। तो अगर संप्रभुता का मैं एक आपको ओवरव्यू दूं तो देखिए, संप्रभु का मतलब है कि आपके ऊपर किसी और वर्ग या किसी भी पॉलिटिकल पावर का, किसी पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए या फिर कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप, आपके ऊपर किसी का भी राज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा आपने पहले टाइम में देखा होगा कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुका है, तो काफ़ी लंबा कॉलोनियल पीरियड रहा है ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर। तो उस टाइम पे क्या था कि इंडिया अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्री नहीं था। तो हमारी कंट्री में जितने भी पॉलिसीज़ या लॉ इम्प्लीमेंट किए जाते थे वो ब्रिटिशर्स उनके फैसले लिया करते थे। तो उस टाइम पे हम संप्रभु नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि किसी भी अदर कंट्री या किसी भी अदर पॉलिटिकल ग्रुप का हमारे ऊपर शासन नहीं है। अपने निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो संप्रभुता की अगर हम धारणा को समझने की कोशिश करें तो वो आपको एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ऊपर जो राज है उसके बारे में बताती है। तो अगर इस वर्ड के ओरिजिन की बात हम करें तो ये लैटिन भाषा से बना हुआ एक शब्द है, सुप्रानस से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है सर्वोच्च। तो संप्रभु राज्य की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है कि राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो राज्य में ही निहित है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के बीच में ही वो शक्ति है। किसी और वर्ग का हमारे ऊपर शासन नहीं है। तो अपने नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी डिसीजंस हमें लेने होते हैं वो लेने के लिए हम फ्री हैं। तो वो चीज़ कहलाती है आपकी संप्रभुता, किसी भी राज्य का संप्रभु होना। तो नागरिकों से निष्ठा की मांग करने का अधिकार यहाँ पे होता है। कानूनों के सेट की अवज्ञा, राज्य की सर्वोच्चता, किसको क्या सज़ा देनी है, सज़ा के कारण क्या होंगे, मंजूरी क्या देनी है, तो सारी की सारी चीज़ें मतलब आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए लोग यहाँ पे स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति, संगठन, जीवित या कार्य करने वाले अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च हैं। तो किसी भी बाहरी कानून या आदेश को मानने की ज़रूरत उनको नहीं होती है। तो आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, मतलब जो मैंने आपको समराइज़ किया अभी संप्रभुता का अर्थ, वो भी आप लिख सकते हैं। या आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ से इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो है संप्रभुता के लिए अनिवार्यताएं क्या होती हैं। देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, चाहे वो आप बीए सेकंड सेमेस्टर के पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तो जहाँ पे भी आंसर राइटिंग होती है वहाँ पे आप कोशिश करें कि अपने आंसर को आप पॉइंट्स में समराइज़ करने की कोशिश करें। तो अगर हम संप्रभुता की अनिवार्यता को देखते हैं, संक्षेप में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो देखिए, राज्य का ही एक तत्व है ये और राज्य की अंतिम इच्छा इसके अंदर निहित होती है। राज्य की अधिकृत ज़बरदस्ती शक्तियाँ, देखिए इसका मतलब है कि राज्य की शक्तियाँ, सर्वोच्च शक्तियाँ अपने आप में ही निहित हैं, किसी और बाहरी शक्ति की यहाँ पर जो कानून है वो नहीं चलती है। पूर्ण कानून राज्य के अंदर है, एक व्यक्ति के भीतर ही सारी चीज़ें निहित हैं। पूर्ण और असीमित अधिकार जो हैं वो राज्य के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं संप्रभुता का सिद्धांत। तो अद्वैत सिद्धांत को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है और इसको भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो देखिए, ऑस्टिन का सिद्धांत है ये, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्टिन का कानूनी दृष्टिकोण अपने साथ एक निश्चित वैज्ञानिक सटीकता और अंतिमता भी रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
तो संप्रभुता और कानून के बारे में इन्होंने जो एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण दिया है उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें लॉस्की की, जो कि दार्शनिक है, और ऑस्टिन की बात करें तो इनके अनुसार राज्य जो है एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें कि सत्ता के अंतिम स्रोत के रूप में कार्य करने वाला एक प्राधिकरण होता है, मतलब एक अथॉरिटी होती है। इसलिए ना तो लोग और ना ही अनिश्चित और ना ही सामान्य इच्छा जो अवैयक्तिक और अमूर्त है उन सभी को संप्रभु के नाम से नामित किया जा सकता है। तो देखिए, इनके कहने का अर्थ यह है कि संप्रभु में कोई राज्य या कोई व्यक्ति या कोई पर्टिकुलर संगठन नहीं आता है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के बनाती हैं। तो इनका जो अधिकार है वो पूर्ण और सीमित करने में असमर्थ है। संप्रभु लोगों से आदतन आज्ञाकारिता प्राप्त करता है, लेकिन एक समान श्रेष्ठ की आज्ञाकारिता की आदत में नहीं है। आज्ञाकारिता। अब अगला जो पॉइंट इन्होंने दिया है अपने सिद्धांत में वो ये है कि जो कुछ भी प्रभुता आदेश कानून है और उसके बिना कोई कानून नहीं हो सकता। कानून राज्य का आदेश है जो विषय को करने के लिए बाध्य करता है या कुछ कार्य करने से परहेज करता है, तो सजा का पालन करने में विफलता का पालन भी करता है। अब अगले पॉइंट को हम डिस्कस करें तो जो संप्रभुता है वो अविभाज्य है, उसको बांटा नहीं जा सकता। तो संप्रभुता को दो या दो से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकायों के बीच में विभाजित करके इसे सीमित किया जा सकता है, लेकिन संप्रभु शक्ति परिभाषा के अनुसार सीमित करने में हमेशा ही विफल होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बहुलवादी सिद्धांत। तो जो हमने प्लूरलिज्म और मोनिज्म देखा था, अब उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बहुलवाद को अगर हम पॉइंट्स में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको याद करने में और लिखने में भी काफ़ी आसान रहेगा। तो देखिए, बहुलवाद का मतलब होता है कि राज्य के हिस्से उतने ही हैं वास्तविक में जितने के पूरे हैं, इसलिए राज्य वितरणात्मक भी है और सामूहिक नहीं है। तो जैसे आप देखते हो एक राज्य में काफ़ी सारे अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ सब डिवीज़न्स होते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें मिल कर के एक राज्य को बनाती हैं। तो अगर हम देखें तो स्टेट एक कंप्लीट मैटर नहीं है आपके पास। स्टेट जो है इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सब कैटेगराइज सब डिवीज़न्स होते हैं जिनको मिल करके एक सामूहिक ग्रुप बन जाता है जो कि आपका राज्य कहलाता है। तो लेकिन इसको सामूहिक नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये वितरणात्मक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप देखें तो अलग अलग लेवल पे डिवीज़न्स बने हुए हैं जिनमें कि अलग अलग अथॉरिटीज़ काम करती हैं, तो ये एक कैटेगराइजेशन के अंदर आता है। उसके अलावा अगर सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस करें तो स्टेट और जो आपकी गवर्नमेंट है उसके बीच का अंतर वास्तविक नहीं होता है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। राज्य को ही सरकार चलाती है, सरकार से राज्य चलता है और राज्य से सरकार चलती है, तो दोनों ही डिपेंडेंट हैं, मतलब दोनों ही मिलकर के एक ही काम को करते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो राज्य जो है वो अन्य समूह में से एक ही है जिसे मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है, उसकी निष्ठा तदनुसार एकीकृत नहीं है, ये विभाजित और फैला हुआ है। तो सेम वही चीज़ जो हमने पॉइंट 1 में डिस्कस की, तो वहाँ पे हमने सिर्फ देखा था कि इसको कैटेगराइज किया जाता है। अब यहाँ पे बता दिया है कि ये काफ़ी डायमेंशनल है और काफ़ी ज़्यादा डायनामिक भी ये है। इसको बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र में इसको फैला दिया जाता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर के निष्ठापूर्वक इस एक संस्था के लिए काम करते हैं जो कि आपकी राज्य कहलाती है। तो राज्य को और उसके प्रति काम करने को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है। और अगर हम आगे चलें फोर्थ पॉइंट की तरफ, तो राज्य किसी भी तरह से अलौकिक या आध्यात्मिक विशेषताओं के साथ एक रहस्यमय गठन नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान संप्रभु तथ्यों के लिए सही नहीं है, एकात्मक भी नहीं है और संघीय भी नहीं है। तो जैसे कि हमारा सिस्टम है ना तो फेडरल ही है ना ही यूनिटरी है वो, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पे काम करता है। सेम चीज़ उन्होंने राज्य के लिए बोली है कि राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति अकेले अपनी सद्भावना से कर सकता है, उसको ना तो किसी समूह की ज़रूरत है ना ही किसी संघ की ज़रूरत है, क्योंकि जो समूह है और संघ है ना तो उनको वो नष्ट कर सकता है और ना ही उनको वो बनाता है। तो ना उनके बनने में राज्य का कोई योगदान है ना ही उनके नष्ट होने में। ठीक है, तो आगे एक डेफिनेशन है जो कि लॉस्की के अनुसार है, उसको आप पढ़ सकते हो PDF से। आगे चलते हैं क्योंकि हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में एक यूनिट को कवर कर दिया जाए, जिससे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि अगर यूनिट के पार्ट्स होते हैं तो फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है कि पार्ट 1 की वीडियो आपको इजीली मिल जाती है लेकिन पार्ट 2 नहीं मिल पाता है, तो फिर आपका टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाता है। बट एक लेक्चर में एक यूनिट कवर होगी तो ईजिली आप कर सकते हो। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी की थ्योरीज आप PDF से भी पढ़ सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोनिज्म क्या होता है। तो देखिए, मोनिज्म को बोलते हैं द्वैतवाद।
तो द्वैतवाद उन विचारकों की स्थिति है जो कि दुनिया में कुछ कट्टरपंथी और अपरिवर्तनीय अंतर पाते हैं, जो कि अस्तित्व के दो क्षेत्रों के बीच में एक खाई जैसा नजर आता है। तो कोई भी दार्शनिक जो है वो प्रणाली जो दुनिया को दो श्रेणी या दो तरह की चीज़ों में बांटता है, यह स्पष्टीकरण के दो सिद्धांतों का उपयोग करता है, या किसी भी चीज़ पर वो जोर देता है, कोई भी पदार्थ हो गया या कोई भी सिद्धांत हो गया, तो वो कहलाता है द्वैतवाद। वो द्वैतवाद का ही एक रूप है। तो यहाँ तक कि एक कार्डिनल की उपस्थिति हालांकि एक दार्शनिक है जो कि प्रणाली में सभी को गले लगाने के विपरीत नहीं है, इसे शिथिल अर्थ में द्वैतवाद कह सकते हैं। तो जैसा कि जब हम प्लेटो के द्वैतवाद की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि कार्यों में इंद्रियों को प्रस्तुत प्रवाह की दुनिया बुद्धि द्वारा ज्ञात रूपों की दुनिया के साथ तीव्र रूप से विपरीत होती है। लेकिन जब हम घटनाओं और नोमेना के संबंधित द्वैतवाद पर विचार करते हैं तो है इमैनुअल कांट भी इसी बात को कहते हैं। तो द्वैतवाद का मतलब है कि किसी भी पदार्थ या किसी भी सिद्धांत या किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण देना, उसको श्रेणियों में कैटेगराइजेशन में मतलब बांट देना। तो ये जो प्रणाली है इसी को द्वैतवाद का नाम इन्होंने दे दिया है, तो जो कि एक अपरिवर्तनीय अंतर लाने का काम करता है। अब आगे है कानून। तो अब हम यहाँ पे लॉ पढ़ने वाले हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन और सोर्सेज पढ़ेंगे। तो कानून जो है वो राज्य के लिए संप्रभु द्वारा स्वीकृत नियमों और विनियमों का नुस्खा है। देखिए, राज्य को चलाने का ही एक तरीका आप इसको कह सकते हो। तो कानून के रूप में बोर्डेन ने कहते हैं कि संप्रभु की आज्ञा है कि इसी तरह अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि अगर कानून नहीं होगा तो आदमी भी जानवर की तरह व्यवहार करेगा। देखिए, रूल्स और रेगुलेशंस, मान लीजिए आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं माना जाता है और शायद आगे भी आपको वहाँ पे कंटिन्यू अपनी जॉब नहीं करने दी जाती है। तो अगर हम रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो इंसान और जानवर में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता है। तो एक इंसान को इंसान बनाए रखना, जानवर की तरह व्यवहार वो ना करे, इसीलिए समाज में कानूनों का होना ज़रूरी है। और समाज की रक्षा, प्रतिरक्षा और प्रगति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही कानून की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कानून पर कुछ विचार हैं जो कि कुछ दार्शनिकों के विचार हैं जिनको आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। तो जो जॉन ऑस्टिन है, जिनका सिद्धांत अभी हमने पीछे पढ़ा, उनके अनुसार कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। और जो साल्मंड है वो कहते हैं कि कानून नियमों का संग्रह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय के प्रशासन में लागू भी करता है। अब आगे देख लेते हैं कानून के उद्देश्य क्या होते हैं। तो आई थिंक इस टॉपिक को हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि कानून को समाज में लागू करने का उद्देश्य केवल इतना है कि समाज में एक सुरक्षित माहौल बनाया जा सके, प्रगति पर उसको ले जाया जा सके और लोगों को, वहाँ पर रहने वाले सभी जितने नागरिक हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं जो मैक्लेवर हैं उनके अनुसार कि कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्य को और लोगों का समर्थन उसे ना मिले। तो कानून का उद्देश्य निश्चित नींवों को स्थापित करना होता है जिनके आधार पर लोग समाज के कई मकानों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। कानून शब्द को मानव क्रिया को नियंत्रित करने के साथ साथ अनुशासन द्वारा मानव जीवन को विनियमित करने के लिए भी किया जाता है। तो काफ़ी ईजी सा टॉपिक है, आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में भी लिख सकते हो। अब अगर आपको थ्योरी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि कानून का उद्देश्य क्या होता है कि बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, संघर्षों को सुलझाने में मदद करना, न्याय को बढ़ावा देना, आदेश और स्थिरता को बढ़ाना, वांछनीय सामाजिक और आर्थिक व्यवहार को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं कानून का जो कैटेगराइजेशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, कानून का अगर हम वर्गीकरण करने की कोशिश करें तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो निजी कानून और दूसरा सार्वजनिक। देखिए, नागरिकों के संबंध और एक दूसरे के बीच में संबंधों का जो नियमन है या नियमन का निराधारण है, वही आपका क्या कहलाता है, निजी कानून। तो आगे है आपका सार्वजनिक कानून, जिसमें कि राज्य के साथ नागरिकों के संबंध को ये दर्शाता है। मतलब राज्य का नागरिकों के साथ और नागरिकों का राज्य के साथ क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशंस होने चाहिए, उसको लेकर के जो कानून बनते हैं वो आपके सार्वजनिक कहलाते हैं। और किसी के निजी हितों पर जो बने हुए कानून है वो आपका निजी कानून कहलाता है। तो ये भी काफ़ी आसान सा है, आराम से आप इसको कवर कर सकते हो।
फिर एक है आपका संवैधानिक कानून। तो ये भी आप सेमेस्टर 1 में भी पढ़ चुके हो आप इसको, कि ये वैधानिक कानून होते हैं, मतलब वैधानिक कानून से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से मिसाल पर आधारित होते हैं। वैधानिक कानून तो कानूनी प्रणाली को फॉलो करते हैं, और औपचारिक निकाय और एक लिखित कानून का पूरा एक ड्राफ्ट उसके अंदर होता है। और ये जो कानून है ये आम जनता के कुछ व्यवहार और अनिवार्य या प्रतिबंधित नियमों विनियमों से आधारित होता है, और उसी पर मतलब उसी के अनुसार इसको बनाया जाता है। तो वैधानिक जो आपका संविधान से निर्मित होता है, और संवैधानिक ये अलग होते हैं, जो आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बेसिस पे बना दिए जाते हैं। तो अगर हम इसके स्रोतों की बात करें तो इसमें आपका धर्म आ जाता है, लेजिस्लेचर आ जाता है, समानता, जुडिशियल डिसीजंस हो गए, साइंटिफिक कमेंट्रीज हो गई, कस्टम्स हो गई। तो सोर्सेज ऑफ लॉ में आप ये फ्लो चार्ट ईजिली बना सकते हो, और अगर आप चाहें तो इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, या इनमें आप कुछ थ्योरीज भी ऐड कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या अन्य राज्य के साथ जो आपसी संबंध है, मान लीजिए एक स्टेट किसी अदर कंट्री या अदर स्टेट से जब बॉर्डर शेयर करता है, तो उस सीमा रेखा पर जो हमें कानून बनाने की अनिवार्यता होती है, या जिन चीज़ों को ध्यान में रख करके वो कानून बनाए जाते हैं, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रणाली कहलाता है। ठीक है। जैसे समुद्री कानून को हम देखें तो समुद्र में क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का उसको नहीं कहा जा सकता, काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलकर के उसमें मिलने वाली चीज़ों को डिवाइड करते हैं आपस में। तो उसमें जो लॉ बनाए जाते हैं कि समुद्र के अंदर भी आपका एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि इतने नॉटिकल माइल तक इस कंट्री का अथॉरिटी रहेगी, इतने नॉटिकल माइल तक दूसरी कंट्री की रहेगी। तो वो जो कानून बनाए जाते हैं वो आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। कई बार ये आपकी उड़ान से भी संबंधित होती हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, या जो आप कहते हो फ़्लाइट वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड हो गया, या समुद्र से रिलेटेड हो गया। ये सारी चीज़ें आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून में आती हैं। और प्रशासनिक कानून की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के जो कार्यालय हैं, उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, या जो भी लोग प्रशासन चलाने में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कानून सरकारी अधिकारियों के विशेष अधिकारियों की व्याख्या करने की भी कोशिश करता है। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत में प्रशासनिक कानून जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो एकदम सेपरेट होता है, और उसके खुद के ही एक अलग नियम कानून होते हैं। गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है। खैर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सामान्य कानून की बात करें तो जो एक तरीके से आपके नॉर्मल ये कस्टम टैक्सेस वगैरह होते हैं, जैसे हाउस टैक्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, वो इसमें आते हैं। सामान्य कानून जो अधिकतर सभी लोगों को देने होते हैं, हाउस टैक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी पे हो गया, और जैसे वाटर पे कई जगह होता है, वाटर सप्लाई पे भी। तो वो सारी चीज़ें जो आपकी लोकल अदालतों में कानून की तरह लागू कर दिए जाते हैं। अध्यादेश जो होता है वो आमतौर पर राज्य के कानून के अनुसार सरकार की कार्यकारी शाखा द्वारा जारी किया जाता है। तो इसको ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम भी बोलते हैं, और ख़ास तौर पर ये आपातकाल के समय में जारी किया जाता है, या कई बार जब बहुत ज़्यादा मतलब एक किसी रीज़न में जो कानून व्यवस्था है वो अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, तब इसको लागू किया जाता है। देखिए टॉपिक काफ़ी बड़ा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ इसको एक ही वीडियो में कवर करने की, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो, या कई बार मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप इसको एक नॉर्मल स्पीड पे, मतलब यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, आप उस पर जा कर के स्पीड कम करके भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। अब है पनिशमेंट और उसकी कुछ थ्योरीज और उसके कुछ टाइप। तो देखिए पनिशमेंट देना क्यों ज़रूरी है, शायद इससे हम सभी अवेयर हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट की ही बात करें, जैसे क्लास में अक्सर स्कूल्स में होता है कि, या घर पे भी होता है कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो उनको पनिशमेंट देना ज़रूरी होता है, इसलिए कि जिससे वो अपनी इस गलती को दोबारा से रिपीट ना करें। तो कुछ ऐसे ही प्रावधान संविधान में और कानून में किए गए हैं। लोग जब गलती करते हैं तो उनको उनके कृत्य के अनुसार कुछ सज़ा दी जाती है, जिससे कि वो अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करें और दोबारा से वो गलती रिपीट करने की कोशिश ना करें। ठीक है। अब इसके जो सिद्धांत हैं उसमें आपके प्रतिशोधी सिद्धांत है, निवारक है, सुधारवादी है, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम एक समराइज़ कर लेते हैं इनको, कि देखिए प्रतिशोधी सिद्धांत वो होता है कि मान लीजिए सामने वाले ने आपके साथ कुछ किया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं उसकी तरह करता हूँ तो उसमें मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आपका मोटो सिर्फ इतना होगा कि अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं उस चीज़ का बदला लूँगा। मतलब कुछ ऐसा कि आँख के बदले आँख, या खून के बदले खून, कुछ ऐसा।
तो जब इस तरीके की आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है उसको कहा जाता है प्रतिशोधी सिद्धांत। और देखिए सुधारवादी सिद्धांत में ये होता है कि यहाँ पे बहुत कठोर सज़ा नहीं दी जाती है, बहुत सज़ा को मतलब कम करने की कोशिश या उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है कि जो व्यक्ति है उसको पछतावा हो, अपनी गलती रियलाइज़ हो और खुद में वो सुधार लाने की कोशिश करे। ठीक है। अब एक है आपका निवारक सिद्धांत कि जो कि प्रतिशोधी सिद्धांत मानता है कि सज़ा केवल उसके लिए दी जाती है और इस तरीके से ये कोशिश करता है कि बिना बुराई के बुराई को वापस किया जाना चाहिए। मतलब कोई अगर बुरा करता है तो आप उसके साथ सेम नहीं करेंगे, बिना वो करे उसको उसकी गलती रियलाइज़ कराने की कोशिश करेंगे। तो एक सामान्य समझौते के साथ या मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो विशिष्ट निवारक सिद्धांत की ही ये थ्योरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा, सारी इंग्लिश की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप इजीली देख सकते हो और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा सोशोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अपने टॉपिक्स या सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।